जी ऑल राइट। अच्छा जी, हम कहाँ तक पहुंचे थे? मैं निकाल लेता हूँ। जी, हम ये नवंबर 2022 का पेपर 1 देख रहे थे, वेरिएंट 3, और ये हम क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच गए थे। अब 7A और बी मिनाल आपने भी किया हुआ है, और 7A मलाइका ने भी किया हुआ है। तो चले, मलाइका ने ए किया हुआ है, पहले मलाइका का देख लेते हैं, मिनाल फिर आपका भी देख सर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर ए नहीं किया हुआ, बी किया हुआ, वो मैंने गलती से कर दिया था। मुझे आपने क्वेश्चन में 5 और 12 मार्क वाला दिया था। अच्छा ओके, आपका बी है, ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है। तो जी। अच्छा, ये कोशिश करते हैं खत्म हो जाए जल्दी, तो P2 भी देख लिया जाए। अच्छा, तो अब देखते हैं, सवाल है जी, एनालाइज 2 एडवांटेजेस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एज अ लीगल स्ट्रक्चर फॉर अ बिजनेस। अब ये सवाल काफी आसान है। आसान इसलिए है कि उन्होंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कॉन्टेक्स्ट दे दिया है। हमें खुद से ना कॉन्टेक्ट बनाना है, और हमें सिर्फ इसको डेवलप करना है, दो दो एडवांटेजेस को। तो जरा देखते हैं कि मलाइका ने क्या किया है। तरीका तो आपको पता है कि इसमें भी आपको 2 नंबर आपके नॉलेज के हैं, लेवल 1, 2 नंबर एप्लीकेशन के हैं, लेवल 2, और इसमें 4 नंबर एनालिसिस के हैं, वो भी लेवल 2 पे जाना है आपको। ऑल राइट, अब क्वेश्चन देखते हैं जी। मलाइका ने ये अटेम्प्ट किया हुआ है, और उन्होंने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखी हुई है, गुड। तो चलते हैं सवाल पे। अच्छा, सवाल है जी मलाइका आ गई हैं, तो दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैं देख लूं बच्चे, शुएब, मिनाल, माजिन, हसन। जी मलाइका, आपका एक क्वेश्चन देखने लगे, तो प्लीज पे अटेंशन। अच्छा, ये लिखती हैं, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज लिमिटेड लायबिलिटी। मैं इसको ना लाइन भी लगाता जाता हूँ ताकि आपको पता चलते, मैं कहूँ, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज लिमिटेड लायबिलिटी, which means that if a business is unable to pay its debt, owners are not responsible to pay it. अच्छा, ये इन्होंने जो लिखा है, पहला एडवांटेज, यानी कि यूज ऑफ द बिजनेस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द सिलेबस, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी, और उन्होंने लिमिटेड लायबिलिटी को एक्सप्लेन भी कर दिया, राइट? ओके फाइन। अब यहां पर उनको क्या नंबर मिलते हैं जी? यहां पर आपको लेवल 1 नॉलेज मिल जाता है। ये है जी L1 नॉलेज, क्योंकि उन्होंने, अब आप चाहे आपने पॉइंट को मेंशन करें, लिमिटेड लायबिलिटी को, या उसको डिफाइन करें, आप नॉलेज लेवल 1 से आगे नहीं जाते। वैसे भी लेवल 1 नॉलेज से आगे पूछा भी नहीं हुआ, 8 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं पूछते। अच्छा, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास आ जाता है, मैं और कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ। इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी like Apple, okay, it would be easier to raise finance as shares are available to general public. Hence, they are sold quickly, thus allowing the business to produce more goods to generate profit. अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें, तो इन्होंने हाईलाइट किया, मलाइका आपने, लिमिटेड लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को। तो आपने लिमिटेड लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को जोड़ा है कि आसानी से आप फाइनेंस रेज कर सकते हैं, या आपका एक अलग पॉइंट है कि आप कह रही हो कि शेयर्स इशू करके फाइनेंस रेज कर सकते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी वाज फॉर नॉलेज। अच्छा ओके, वैसे आप उसको आगे इस्तेमाल कर सकती थी मलाइका, फाइन, अगर आपने वो किया है तो ओके, ऑल राइट, नो इश्यूज। वो आपको लेवल 1 नॉलेज मिल गया। आपने कहा इन ए पब्लिक नोन कंपनी लाइक एप्पल इट वुड बी इजियर टू रेज फाइनेंस, ये आपका नॉलेज का पॉइंट है ना, इजियर टू रेज फाइनेंस। और आगे आपने डेवलप किया कि एज शेयर्स आर अवेलेबल टू जनरल पब्लिक, ओके, हेंस दे आर सोल्ड क्विकली, फाइन, ये एक इम्पैक्ट दिखाया। 10 उससे क्या होता है, अलाइंग द बिजनेस टू प्रोड्यूस मोर गुड्स टू जनरेट प्रॉफिट। तो आपने 2 इम्पैक्ट शो किए हुए हैं, वेरी गुड। इसका मतलब है, और आपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कॉन्सेप्ट में आप रही हो, एप्पल ना भी लिखती कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट तो आपने इस्तेमाल किया है शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल पब्लिक को आप सेल कर सकते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, तो मैं आपको दूंगा जी लेवल 2 एनालिसिस, आपको मिल गए, आपने 2 इम्पैक्ट शो किए हुए हैं। आगे चलते हैं। ऑफ कोर्स आप स्टॉक एक्सचेंज लिख देती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन स्टिल आपको नंबर मिल रहे हैं कि जनरल पब्लिक को शेयर कैसे सेल करते हैं, बाय सेलिंग इट इन द स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा खैर, moreover a public limited company like Tesla would have a better status and reputation as it is a large company, therefore। अच्छा, अब इसमें भी खैर नॉलेज आपने पहले शो कर दी हुई है, तो बेटर स्टेटस की बात कर रहे हैं, ये भी नॉलेज ही है, रेपुटेशन। अच्छा,
आगे डेवलपमेंट क्या है? एज इट इज अ लार्ज कंपनी देयरफॉर इट विल बी इजियर फॉर देम टू अट्रैक्ट वर्कर्स देयरबाय enabling the company to hire skilled and efficient workers. अच्छा, moreover it will also be easier to attract suppliers and achieve economies of scale. यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मलाइका, आप अपने पॉइंट से हट रही हो। आपका जो फोकस है वो क्या है, आप जरा गौर करो। आपने यहाँ पर भी एक पॉइंट रेज किया है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपने कहा टेस्ला की बात की, ठीक है, बेटर स्टेटस और रेपुटेशन, ठीक है। आगे आपने एनालिसिस शुरू कर दिया और आपने कहा कि रेपुटेशन अच्छी होगी क्योंकि वो लार्ज कंपनी है, तो उसके लिए वर्कर्स को अट्रैक्ट करना आसान है। अच्छा, और उससे क्या होगा, आप जो है ना वो हायर कर सकते हैं स्किल्ड और एफिशिएंट वर्कर्स। अच्छा, तो वर्कर्स को अट्रैक्ट करना आसान क्यों है? बिकॉज ऑफ रेपुटेशन, आप ये कह रहे हैं। ओके, ठीक है, मान लेते हैं। तो एफिशिएंट वर्कर्स हायर करने का फायदा क्या है, बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट जा रहा है, ये आपने नहीं लिखा। और आपने क्या किया, आप अगले पॉइंट पे चली गई कि मोर ओवर करके इट विल बी इजियर टू अट्रैक्ट, इसको मैं काट देता हूं क्योंकि रिपीट हो रहा है, इजियर टू अट्रैक्ट सप्लायर्स एंड अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल। ये कुछ समझ नहीं आ रही कि सप्लायर्स को अट्रैक्ट करेंगे अगर आप, तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या पड़ेगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल से क्या होगा। तो इसमें कोई भी इम्पैक्ट नजर, एक तो ये कि आपने पॉइंट छोड़ दिया रेपुटेशन वाला, उसको आगे कंप्लीट करना था कि एफिशिएंट वर्कर्स क्या करेंगे, बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे, और आप दूसरे पॉइंट पे चली गई और दूसरे पॉइंट को भी आपने कोई भी इम्पैक्ट शो नहीं किया, सिर्फ ये शो किया कि आसान है वर्कर्स को, सप्लायर्स को अट्रैक्ट करना और इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव करना। वो कैसे अचीव होगी, कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो अब आपको यहाँ पर भी लेवल 2 तो मैं दूंगा, क्योंकि आपने चले, आपने कहा आसान है वर्कर्स को अट्रैक्ट करना, ठीक है, तो आप हायर कर पा रहे हैं स्किल्ड और एफिशिएंट वर्कर्स, ठीक है। उससे क्या होगा, ये इम्पैक्ट बताना चाहिए था, आपने नहीं बताया। लेकिन क्योंकि एनालिसिस के नंबर कितने हैं जी, 4, तो सॉरी लेवल 1, मैंने लेवल 2 कर रहा हूँ। मैं यहाँ आपको लेवल 1 ही दूंगा। तो मलाइका, ये आपने अगला पॉइंट क्यों शुरू कर दिया, इसी को आगे कैरी ऑन क्यों नहीं किया? एफिशिएंट वर्कर्स को आगे ले जाती ना। एनीवे तो आपको नॉलेज का नंबर मिल गया। अब एक नंबर, अच्छा जी, क्या लिखा है जी चैट में? यस सर, अच्छा ओके। नॉलेज का नंबर 2 मिलने थे, तो इनको लेवल 1 नॉलेज इन्होंने अचीव किया यहाँ पर। और उसके बाद इन्होंने कहा इजियर टू रेज फाइनेंस, वहां पर भी मिल रहे हैं। मैं आपको दिखाता जाऊं, वैसे तो आपको लेवल 1 नॉलेज कहीं पर भी शो कर देना था, ठीक है, वो उन्होंने अच्छे से कर दिया हुआ है। मेरा ख्याल है आगे हमें जरूरत नहीं है कि आगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ हुआ है। अच्छा, तो लेवल 1 नॉलेज के 2 नंबर, एनालिसिस लेवल 2 यहाँ एक पॉइंट में इस्तेमाल किया, 2 नंबर यहाँ मिल गए, 4 हो गए। और एप्लीकेशन तो थ्रू आउट दोनों में इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है वो, उसका स्टेटस ज्यादा अच्छा होता है, लार्ज लार्ज कंपनी होती है। तो इसका मतलब है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कॉन्टेक्ट दोनों पॉइंट्स में इस्तेमाल किया है, ऊपर जनरल पब्लिक को शेयर सेल करके और नीचे लार्ज कंपनी का कह के। तो एप्लीकेशन के नंबर मिल जाते हैं 2, तो 2 नंबर एप्लीकेशन के, 2 नंबर नॉलेज के, 4 हो गए, 2 एनालिसिस के 6, और दूसरे पॉइंट में 1 नंबर मिलेगा एनालिसिस का। तो आपके जो नंबर हैं वो हो गए 7, ठीक है जी, 7 नंबर मिलेंगे आपको। ऑल राइट, आगे चलते हैं। अब मिनाल, आपके क्वेश्चन के ऊपर वो भी देख लेते हैं। जो बी पार्ट है, तो बी पार्ट पहले हम पढ़ लेते हैं क्या है। Evaluate the view that the activities of banks should be significantly influenced by ethics. आपको याद है स्पेसिमेन पेपर करते हुए हमने इस तरह का सवाल आया था, और हमने उसको अटेम्प्ट किया था, ऑल्दो वो सेक्शन ए में था, लेकिन था वो जरूर। तो अब इसको देखते हैं, इसको अटेम्प्ट हमने कैसे करना था कि हमें यहाँ बताना था कि जो एथिक्स हैं वो बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने बताना है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है बैंक्स के लिए, ठीक है, कि क्योंकि आपने बताना है कि एथिक्स क्यों फॉलो की जाती है।
तो आप फायदे ही बताओगे ना, और एवेल्यूशन में आप बताओगे कि क्या सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करना चाहिए एथिक्स को, मतलब आप ज्यादा चेंज लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस की एक्टिविटीज में बिकॉज ऑफ फॉलोइंग एथिक्स इन इट्स ट्रू सेंस, तो क्या ऐसा करना चाहिए, ये वैल्यूएशन में आएगा कि नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे प्रॉफिट कम हो जाता है, या जो भी, या करना चाहिए क्योंकि लोग जो है वो एथिकली अवेयर हैं, कुछ आपको इस तरह से वैल्यूएशन में लिखना पड़ेगा। अच्छा, बॉडी में भी वैल्यूएशन कर सकते थे साथ साथ जो मैंने बताया हुआ है। अब मैं मिनाल का आंसर पढ़ता हूं तो फिर हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। ये आगे जब उस क्वेश्चन पे, और इसमें 2 नंबर नॉलेज के होते हैं लेकिन लेवल 2 पे जाना होता है, 2 एप्लीकेशन के उसको भी लेवल 2 पे लेके जाना है, एनालिसिस के भी 2 नंबर लेकिन लेवल 2 पे जाना है, और एवेल्यूशन को आपको लेवल 3 पे लेके जाना है, तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। जबकि 8 नंबर के क्वेश्चन में एप्लीकेशन और नॉलेज को लेवल 1 पे ही रखना होता है। अच्छा जी, मैं इसको पढ़ता हूँ, लाइन लगाता हूँ साथ। बैंकिंग इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन ट्रस्ट where public entrust their funds to banks for satisfy फॉर सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट। अब आपने क्या किया मिनाल, आपने बैंक को डिफाइन किया। असल में बैंक कोई बिजनेस कॉन्सेप्ट है नहीं, मतलब आप बैंक जो है ना उसको डिफाइन करने से कुछ नहीं होगा। जैसे आप कहो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को डिफाइन करना शुरू कर दो, या टर्शरी सेक्टर बिजनेस क्या होता है, या हेयर ड्रेसिंग बिजनेस क्या होता है, इसको डिफाइन करना शुरू कर दो, या शू मेकिंग बिजनेस को, तो ये नॉलेज नहीं मानी जाती। बहरहाल आपने लिखा है, रेलेवेंस तो है लेकिन इसके कोई मार्क्स नहीं है। अच्छा, अगर आगे के डेवलपमेंट में कोई नजर आता है कोई इफेक्ट तो फिर कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, आगे लिखा है जी, देयरफॉर बैंकिंग मस्ट बी डन इन एन एथिकल वे, एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। अच्छा ठीक है, आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया है कि बैंक चूंकि लोगों के ट्रस्ट पे चलता है ना, पैसे की लेन देन होती है, तो उसको जी आपको सर। हाँ, तो ये अच्छी बात की है। अब समझ आ रही है कि बैंक को फंडामेंटली लोग ट्रस्ट पे ही चलाते हैं, तभी कस्टमर आता है, वो पैसों की लेन देन है, तो वो एथिकल होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओके, फाइन। अच्छा, एज बैंक्स हैव ऑफन फाउंड इंडल्जिंग इन अनप्रोफेशनल एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, इनएप्रोप्रिएट लोन, ईटीसी। फ्रॉड तो नॉर्मली बैंक्स नहीं करते क्योंकि हम ना, आप याद रखो, एथिकल होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई फ्रॉड कर रहे हैं। एथिकल होने का मतलब है कि आपने जो भी डीलिंग करनी है क्लाइंट्स के साथ वो मॉरल ग्राउंड्स पे करनी है, मॉरल प्रिंसिपल्स पे करनी है। चाहे आपका राइट भी है, लीगली आप बाउंड नहीं भी होते, तब भी यू नीड टू कंसिडर दैट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, इससे पहले कि मैं आपका क्वेश्चन आगे पढ़ूं। आप नॉर्मली बैंक्स जो होते हैं ना वो स्मॉल बिजनेसेस को लोन नहीं देते, पीपल हु आर हैविंग लो इनकम्स उनको लोन नहीं देते। ठीक है, ये उनका लीगल राइट है, भाई नहीं देना। लेकिन अगर वो देना शुरू कर दें, दे स्टार्ट गिविंग लोन टू स्मॉल बिजनेसेस एज वेल, और स्मॉल बिजनेसेस जो है ना दे प्ले अ वाइटल रोल इन सर्टन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, उनका एक मेजर रोल होता है इकोनॉमी में परफॉर्म करने के लिए। वो लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स आर कनेक्टेड विद दोज स्मॉल बिजनेसेस। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 70% जो बिजनेसेस हैं वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। तो इस तरह करके आप लिख सकते थे। तो वो उनको अगर लोन देना शुरू करेंगे तो वो एक तो मॉरल ग्राउंड पे दे रहे हैं और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द इकोनॉमी एज वेल, क्योंकि स्मॉल बिजनेस के साथ देयर आर न्यूमरस एम्प्लॉयमेंट्स कनेक्टेड। बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहा है, जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और लोगों को उनकी मर्जी की चीजें भी मिलेंगी टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट। तो इस तरह करके कुछ मेरे हिसाब से एथिकल इश्यूज की बात करनी चाहिए थी। आपने फ्रॉड की बात कर दी, तो फ्रॉड इज एन इलीगल एक्ट, वो आप नहीं लिख सकते। फ्रॉड वाली बात नहीं लिखी जा सकती क्योंकि हम एथिक्स की ओके बात कर, ठीक है। अनप्रोफेशनल अगर आप हैं तो वो भी हम नहीं कंसिडर करेंगे, इन इसलिए मैं ये कंसिडर नहीं कर रहा। मैं इसको इनफैक्ट लाइन ऊपर लगा देता हूँ कि ये रेलेवेंट नहीं है इसके साथ, तो मैं इसको ऊपर लाइन लगा रहा हूँ यहाँ तक। अच्छा, आगे, so for that banks should follow ethics like taking care of moral values। हाँ, ये amongst employees can motivate them to come up with appropriate solutions when facing ethical problem। अच्छा, अब आप ये लिख रहे हैं कि moral grounds पे employees को डील करें,
ताकि प्रॉब्लम का हल निकले जो एथिकल प्रॉब्लम आ रही, लेकिन बैंक का कहीं जिक्र नहीं आ रहा। एंड ऑल्सो कस्टमर इंटरेस्ट विल बी बेटर प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि आपने लिखा, लेकिन इसमें एक तो ये कि कोई इम्पैक्ट नहीं है, मतलब मॉरल आपका, हम ये कहें कि मॉरल वैल्यूज फॉलो करने का फायदा क्या हो रहा है, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ। क्योंकि हमने एंड पे बताना है कि क्या एक्टिविटीज की बैंक जो है, सॉरी, जो बैंक की एक्टिविटीज हैं उनको इन्फ्लुएंस होना चाहिए एथिक्स से, यानी कि आप एथिक्स को इतना परस्यू कर रहे हो कि यू हैव टू चेंज योर एक्टिविटीज सिग्निफिकेंटली। तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि एथिक्स का फायदा बिजनेस को क्या होता है, ताकि आप, क्योंकि आपकी वैल्यूएशन आपकी जो बॉडी में आप एनालिसिस कर रहे होते हैं उस पर डिपेंडेंट होती है। वो कितनी स्ट्रांग है उतनी अच्छी आपकी वैल्यूएशन होती है, क्योंकि जो आपका एनालिसिस होता है बॉडी में वो ग्राउंड बनाता है आपकी वैल्यूएशन के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो मॉरल वैल्यूज हैं, वो एम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं, उससे बिजनेस में इम्पैक्ट क्या आ रहा है ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ। कस्टमर प्रोटेक्टेड होते हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ना तो यहाँ पर एनालिसिस है और ना ही यहाँ पर बैंक का कोई कॉन्टेक्स्ट मुझे नजर आ रहा है। तो इसलिए मैं कहूंगा यहाँ पर कि एप्लीकेशन और एनालिसिस आर मिसिंग, दोनों मिस है यहाँ पर, दोनों नहीं नजर आ रहे मुझे। आप कुछ कहना चाह रही मिनाल कि सर ये देखिए यहाँ पर है? नहीं सर, वो मैंने ट्राई किया था, पहली बार 12 मार्क वाला क्वेश्चन किया तो इससे शायद आगे पीछे हो गया। ओके, तो जो मैंने बताया है वो समझ आई ना, जब मैंने कहा कि वो स्मॉल बिजनेस को लोन दे रहे हैं, जी है जी, ना? वो आया है, आ गई। मैंने ऐड भी अंदर कर लिया। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आप बेशक चली जाओ, अकेला को बंदा चला जाए, कोई स्मॉल बिजनेस का ओनर चला जाए, वो लोन नहीं देते, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें रिस्क होता है ना, इसलिए। अच्छा, आगे, हाउएवर बैंक शुड नॉट फॉलो एथिक्स दैट मच विच दे हैव टू चेंज देयर एक्टिविटीज के सिग्निफिकेंटली। ऐसे, अच्छा, अब ये लग रहा है जैसे आपको नहीं चेंज करना चाहिए, ये लग रहा है आप अवेल्यूशन में आ रही हो, क्या ऐसा है? जी सर। हाँ, क्यों? ये बिल्कुल मुझे पता चल रहा है, क्योंकि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस कर रही हो, मुझे इससे पता चला सीधा सीधा। ये जो आपने लिखा है कि हाउ बैंक शुड नॉट फॉलो एथिक्स दैट मच, ठीक है, बिकॉज एथिकल बैंक रिपोर्ट सिग्निफिकेंटली। अच्छा ठीक है, तो एड्रेस किया, आगे क्या है जी? क्यों? अब उसके लिए आपने क्या रीजन दिया? लोअर इक्विटी देन देयर नॉर्मल अमाउंट। क्या मतलब? एथिकल, बिकॉज एथिकल बैंक रिपोर्ट सिग्निफिकेंटली लोअर इक्विटी देन देयर नॉर्मल अमाउंट। मुझे समझ नहीं आई क्या लिखा है, मिनाल सर बताओ। जो सर जो एथिक्स के फॉलो करते हैं उन्हें ज्यादा मतलब प्रॉफिट नहीं सर, जो एथिक्स करते हैं उन्हें कम प्रॉफिट मिलता है, जो अनएथिकल वे में करते हैं चीजों को उन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, मैंने ये अच्छा, लिखने की कोशिश की। ओके, तो फिर आपने इक्विटी की बात क्यों की है? फिर आप लोअर प्रॉफिट की बात कर लो। इक्विटी तो कैपिटल होता है ना। ओके। जी यहाँ पर जी। फिर, ओके। हाँ, यहाँ पे फिर आप फिर प्रॉफिट लिखो, इक्विटी नहीं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ऐड करूंगा आपकी बात को, मैं अभी आगे चलता हूँ। पर चलें इसको हम देख लेते हैं। अ, कि आपने लिखा प्रॉफिट कम होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने जो बात की है ना, मैं उसी को सपोर्ट करने लगा हूँ। तो ये इसलिए अच्छे एनालिसिस का बॉडी में होना जरूरी है, आपको हेल्प मिलती है वैल्यूएशन में। वो कहते हैं कि banks are not able to charge much from small businesses in the form of interest, क्योंकि वो अमाउंट इतनी लेते ही नहीं है, तो उनको इतना प्रॉफिट नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट जो है उनका प्रॉफिट होता है। तो अगर वो वही पैसा उनको देने के बजाय किसी एक, मतलब 10 छोटी फर्म को देने के बजाय एक बड़ी फर्म को दे दें, तो उनको इंटरेस्ट का जो है ना प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। तो यहाँ मैं वो लिख रहा हूँ कि ethical banks are not able to charge much for small businesses in the form of interest rate, hence earning less profit compared to compared to those businesses who cater to the needs
ऑफ लार्ज बिजनेसेस, वहां उनको ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो ये इस तरह से अब समझ आती है आपकी बात जो आप लिखना चाह रही थी, बिजनेसेस, राइट। अच्छा, तो आगे आप लिख रही हो कि मोर ओवर आई थिंक बैंक शुड फॉलो एथिक्स एज स्टाफ ऑफ द बैंक कैन स्टॉप ब्रेकिंग लॉ एंड, ये नहीं आ सकता क्योंकि आपने यहाँ पर दोबारा यही किया कि आप वो प्रैक्टिस की तरफ से आ गई हो और लॉ की तरफ आ रही हो। ये नहीं हो सकता, ये जो आपने लिखा है स्टॉप ब्रेकिंग लॉ और करप्ट प्रैक्टिसेस, एथिक्स में ये नहीं होता, ये तो इलीगल बन गया। एथिक्स, अगर आप एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे, इट डज नॉट मीन दैट यू आर परफॉर्मिंग इलीगल एक्टिविटीज। अच्छा, तो ये नहीं, ठीक है जी, तो इसलिए हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। दूसरी बात, आप कह रही हो एथिक्स को फॉलो नहीं करना, ज्यादा ज्यादा नहीं करना, तो अब आप दूसरी तरफ नहीं जा सकती। आपने कहा करना भी चाहिए, तो दो बातें नहीं करनी। अगर आप फाइनल वैल्यूएशन कर रही हो तो फिर एक ही बात करनी है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम रही कि अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ ना, तो वैल्यूएशन के चूंकि 6 नंबर होते हैं और लेवल 3 तक जाना होता है, तो मुझे यहाँ सिर्फ लेवल 1 नजर आ रहा है। लेवल 1 वैल्यूएशन, कि आपने जो कहा कि एथिक्स को फॉलो करने से प्रॉफिट कम हो जाता है, कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो लेवल 1 वैल्यूएशन जिसके नंबर होते हैं 2। तो अब जरा इसको अगर काउंट करें तो आपने नॉलेज शो नहीं की हुई। आपने हाँ बैंक्स के बारे में जरूर बताया है थोड़ा कि वो ट्रांसपेरेंट है, चलें उसमें आपको 1 नंबर फिर भी नॉलेज का मैं दे सकता हूँ। इस केस में आप एथिक्स डिफाइन कर देती तो ज्यादा बेहतर था। और इसमें एप्लीकेशन एनालिसिस 1 नंबर इसका, और एनालिसिस के आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। 3 नंबर ये हो गए। और मैं अगर बैंक की बात करूं तो एप्लीकेशन मौजूद है आपकी, अ, नीचे थोड़ी मौजूद है, ऊपर भी है, तो 1 नंबर आपको इसमें एप्लीकेशन का मैं दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि आपने यहाँ तो एप्लीकेशन इस्तेमाल ही नहीं की एनालिसिस में, आपने वैल्यूएशन में किया, वो भी थोड़ी सी। तो मैक्सिमम लेवल 1 एप्लीकेशन आपको मैं शायद दे दूं। तो 2 नंबर वैल्यूएशन के, 1 नंबर एप्लीकेशन का, और 1 नंबर नॉलेज का, तो 4 नंबर आपको मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिल रहे। तो वीक रहा ये आंसर, लेकिन उम्मीद है कि आप अब कंसिडर करोगी कि आंसर कैसे लिखना है मैंने नेक्स्ट टाइम। जी सर, ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं जी आगे। हमारा ये पेपर खत्म हो गया, अब हम चलते हैं P2 की तरफ और उसको जरा देखते हैं। मैं निकाल रहा हूँ। जी, तो लेटेस्ट पेपर ही देखते हैं, नवंबर 22 का, इसका वेरिएंट 1 पकड़ लेते हैं। जी, ये मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ ताकि हम फिर इसको कुछ सवाल इसके अटेम्प्ट कर सकें, बाकी फिर देख लेंगे। ड्रोन डेवलपमेंट DD, ठीक है जी, मैं पढ़ता जाता हूँ साथ साथ। ड्रोन डेवलपमेंट DD produces a range of drones which are unmanned aircraft flown by remote control, ठीक है, ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल किया जाता है, सॉरी, रिमोट कंट्रोल से। These drones are used to help farmers identify whether their fields have enough water. They can also help farmers to see how fast crops are growing on large farms. ये भी बताती हैं कि क्रॉप्स कितनी तेजी से ग्रो कर रही हैं और पानी जो है वो काफी है कि नहीं। The drones are individually designed using computer aided design. CAD के थ्रू इनको डिजाइन किया गया। ओके, DD's mission statement is to be the leading company in drone technology. ये इनकी मिशन स्टेटमेंट है। अच्छा, DD's employees are skilled and highly motivated. This has enabled DD's managers to use a laissez-faire style of leadership. आपको अच्छे से पता है कि laissez-faire स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या होता है? क्या होता है भाई, कोई बताएगा मुझे, कोई बच्चा जिसको पता हो? एनीवन? laissez-faire स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या होता है? नहीं पता? ये होता है जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाती है एम्प्लॉइज को टू परफॉर्म देयर टास्क। दे कैन टेक द डिसीजन ऑन देयर ओन, दे डू नॉट हैव टू वेट फॉर द ऑर्डर्स फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो ये लेदे फेयर स्टाइल है जिसमें आपको मैनेजमेंट ने अलाउ कर दिया है कि डिसीजन लें रिलेटेड टू योर जॉब। अच्छा, एम्प्लॉइज वर्क अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर।
हाँ नहीं, डिजायर तो नहीं, डिजायर तो मैनेजमेंट की होती है, लेकिन उनको फ्री हैंड दिया जाता है टू टेक डिसीजन। डिजायर तो यही हुई ना कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, अब वो कैसे अचीव करना है दैट डिपेंड्स ऑन वर्कर्स। अब मैनेजमेंट उसमें कोई रोल प्ले नहीं करती। हाँ, वर्कर चाहें तो हेल्प ले सकते हैं मैनेजमेंट से, ये एक और बात है। अच्छा, आगे चलते हैं तो द रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D टीम एट DD हैज डेवलप्ड अ ड्रोन डिजाइन फॉर हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन फॉर द कंज्यूमर मार्केट। एक ड्रोन बनाया है जिससे प्रोडक्शन ज्यादा हो सकती है। द न्यू ड्रोन विल बी कॉल्ड, क्या जी, रोबोट्स। अच्छा जी, अब सेकेंडरी रिसर्च इंडिकेट्स दैट दीज ड्रोन कैन बी यूज्ड फॉर टेकिंग एरियल फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस ऑफ स्पोर्टिंग एंड अदर इवेंट्स, जो कि आज के लिए भी जाती हैं, आपको अच्छे से पता है, सच एज साइकिल रेसेस एंड आउटडोर पार्टीज। तो इसमें इसको कवर करने के लिए भी इन इवेंट्स को, स्पोर्ट्स को, साइकिल रेसेस को, आउटडोर पार्टीज को भी कवर करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। द ड्रोन विल सेंड फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस डायरेक्टली टू अ यूजर्स स्मार्टफोन। गुड। There are few competitors in this market, even though demand is growing, particularly from consumers in the 30 to 45 years age group. Okay. The marketing director has done primary research into the consumer market for drones. The results are shown in table 1.1. अब वो क्या है जल्दी से देख लेते हैं। टेबल 1.1 में इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ ड्रोन फॉर द कंज्यूमर मार्केट, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं। पहले देखते हैं जी प्राइस को। तो इंपॉर्टेंट है कितने लोगों को, 16। अच्छा, क्वाइट इंपॉर्टेंट 4 और अनइम्पॉर्टेंट 10, यानी कि ज्यादा लोग कह रहे हैं प्राइस डज मैटर। अच्छा, फिर परफॉर्मेंस वाइज देखे जाएं तो 30 लोग कह रहे हैं क्वाइट इंपॉर्टेंट 0 और अनइम्पॉर्टेंट 0, यानी कि परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ऑफ कोर्स सारी बात है, आपने पिक्चर्स खींचनी है तो अगर वो क्वालिटी अच्छी नहीं है पिक्चर्स की तो क्या फायदा, तो वेरी रेलेवेंट। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, और प्राइस में भी आपको यही नजर आ रहा है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। फिर कलर की तरफ आ जाते हैं हम, तो कलर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है उनके लिए 15, और क्वाइट इंपॉर्टेंट 5 और अनइम्पॉर्टेंट 10 लोग कह रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो कलर बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा। 15 लोग कह रहे हैं, लेकिन 10 लोग ये भी तो कह रहे हैं ना कि नहीं, वो खास मैटर नहीं कर रहा। अच्छा, फिर ईज ऑफ यूज की बात कर लें कि उसे चलाना आसान हो, 18 लोग कह रहे हैं। जाहिर बात है, ऑपरेट करेंगे तो पिक्चर्स अच्छी आएंगी ना। और क्वाइट इंपॉर्टेंट 2 लोग कह रहे हैं, अनइम्पॉर्टेंट 10 लोग। फिर ड्यूरेबिलिटी की बात कर लें कि लॉन्ग लास्टिंग हो, 12 लोग कह रहे हैं कि लॉन्ग लास्टिंग हो। क्वाइट इंपॉर्टेंट कि चलो है इंपॉर्टेंट 11 लोग, और 7 लोग कहते हैं कि ये अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं अगर देखा जाए, ज्यादा लोग यही कह रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है परफॉर्मेंस। जारी बात है, आपकी प्राइस ज्यादा भी है चलेगा, कलर जैसा भी है चलेगा, आपको यूज करना आसान नहीं है तो आप सीख सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी जो है ना वो भी मैटर नहीं कर रही, चले दोबारा खरीद लेंगे, लेकिन अगर पिक्चर भी अच्छी नहीं आ रही तो क्या फायदा फिर। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें परफॉर्मेंस है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आप इसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। प्रोड्यूसिंग रोबोट्स विल मीन चेंजेस इन ऑपरेशन एट DD। अच्छा, क्या चेंजेस लानी है, ग्रेटर कोऑपरेशन बिटवीन द डिजाइन, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स। के बनाते हुए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की और डिजाइन डिपार्टमेंट। अच्छा, ईच डिजाइनर विल हैव लेस अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल डिजाइन। कि अब आप खुद डिजाइन नहीं बनाएंगे, आपको कोऑर्डिनेट करके बनाना है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ ना। और क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि कस्टमर किस तरह का डिजाइन मांग रहा है। ऐसे ही है ना, अगर हम ऊपर देखें ना तो वो परफॉर्मेंस और ईज ऑफ यूज अगर आप देखो तो मैटर कर रहा है। तो ईज ऑफ यूज का मतलब है कि डिजाइन भी मैटर कर रहा है फिर उसका। अच्छा, फिर मोर ऑटोमेशन विल बी इन्वॉल्व। ठीक है, तो वर्कर्स अब शायद थोड़े कम हो जाएंगे या उनको कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अच्छा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज एग्रीड टू प्रोड्यूस रोबोट्स। उन्होंने कहा है जी हम बनाने लगे। ओके, डन। आगे चलते हैं जी। अब डिफाइन द टर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 2 नंबर का सवाल हमारे पास आया हुआ है, लेकिन अब इस तरह का सवाल नहीं आता।
ठीक है, मैं इसको चेंज कर रहा हूं। अब आपको इस तरह का सवाल नहीं आएगा। वो किस तरह का आएगा? अब कुछ इस तरह का होगा कि लिखा होगा, मैं एक मिनट, आइडेंटिफाई वन एडवांटेज। ठीक है, आइडेंटिफाई वन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन। राइट, अब डिफाइन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा और वो 2 नंबर का नहीं होगा, वो होगा 1 नंबर का। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। तो अब आपको एक एडवांटेज बता देना है। ये ऑफ कोर्स मैं अभी सेकंड पार्ट भी पढ़ लूँ, ये आसान है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या होता है? एक्सप्लेन द टर्म। अगला आ गया जी हमारे पास, एक्सप्लेन द टर्म प्राइमरी रिसर्च। ये बहुत आसान है, 3 नंबर है, लेकिन एक ध्यान में बात रखनी है कि यहाँ तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलना है, वो भी नॉलेज का मिल जाएगा। तो आपने सिर्फ मेंशन करना है, कोई डेवलपमेंट नहीं करनी। राइट, लेकिन नीचे का जो सवाल है, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए डेवलप नहीं करना है, याद रखना है, सिर्फ वो पॉइंट मेंशन करना है, एडवांटेज लिस्ट करना है, दैट्स इट। अच्छा, एक्सप्लेन द प्राइमरी रिसर्च, ये ठीक है। अब इसमें आपके पास 1 नंबर नॉलेज का है और वो लेवल 1 पे मिलेगा। ठीक है, और आपके पास 2 नंबर एप्लीकेशन के हैं और वो मिलेंगे लेवल 2 पे। अब आप कहें सर प्राइमरी रिसर्च को लेवल 2 पे कैसे लेके जाएं? तो अब चूंकि ये तो एक उन्होंने टर्म दे दी, इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाएं? कुछ सवाल होता तो समझ भी आती, उन्होंने तो सिर्फ एक टर्म दिया है। तो उसमें यह है कि जब आप प्राइमरी रिसर्च को डिफाइन करेंगे और उसके किसी एडवांटेज को डेवलप करेंगे, तो चूंकि आप प्राइमरी रिसर्च को लेकर ही चल रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डेवलप्ड एप्लीकेशन बन जाएगी। आई रिपीट, अगर आप चाहें तो आप प्राइमरी रिसर्च को इस्तेमाल कर सकते हैं डेवलप करते हुए। आप कोई अगर केस में से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं ड्रोन की, वो भी कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं। क्या एक, क्या प्राइमरी रिसर्च को डिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद कोई उसका फायदा बता रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं पॉइंट को, और केस से इंफॉर्मेशन ले ली। नहीं भी लेंगे तो अगर आप प्राइमरी रिसर्च को डेवलप कर रहे हैं, उसी का एडवांटेज फर्दर के उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और तो ये भी आपको एप्लीकेशन के नंबर मिल जाएंगे। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सिनेरियो बनाना मुश्किल है। खुद से तो सिनेरियो खुद से तो बनाना नहीं है, क्योंकि ये P2 है। तो P2 में खुद से सिनेरियो नहीं बनाया जाता, वो P1 में बनाया जाता है। इसमें जो भी करना है केस की इंफॉर्मेशन को यूज करके करना है। तो आप अगर नहीं भी यूज करते तो नो इश्यूज, क्योंकि उन्होंने हवाला डायरेक्ट नहीं दिया। अब आप तो आप प्राइमरी रिसर्च का एडवांटेज को डेवलप करेंगे, आपको एप्लीकेशन के नंबर मिल जाएंगे दोनों। या आप ये कर सकते हैं कि प्राइमरी रिसर्च को लिंक कर दें केस की इंफॉर्मेशन के साथ और फिर कोई एडवांटेज डेवलप कर दें, आपको लेवल 2 एप्लीकेशन अचीव हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो ए पार्ट है, A1 और 2, ये कौन करना चाह रहा है? कोई कर सकता है? ये को बता दे कौन करेगा। कोई नहीं करना चाह रहा आप में से? कौन? हजरत मेहदी, आप करना चाह रहे हो? नहीं? अच्छा, कोई नहीं बोल रहा, ईद आ गई है इसलिए कोई करना नहीं चाह रहा। माजिन, अच्छा ओके माजिन, ठीक है, आप फिर कर लीजिएगा। ये ए का पार्ट 1 और पार्ट 2 आसान है। अच्छा, आगे चलते हैं, तो इसलिए मैं आंसर नहीं बता रहा। बी पार्ट, जी चैट में माजिन मुनव्वर, ठीक है माजिन, आप ये दोनों A पार्ट 1 पार्ट 2 आपके हो गए। अच्छा, आगे चलते हैं। B पार्ट 1, रेफर टू टेबल 1.1, कैलकुलेट द टोटल परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर्स हु स्टेटेड दैट ईज ऑफ यूज इज ईदर इंपॉर्टेंट और क्वाइट इंपॉर्टेंट। उसने कहा परसेंटेज बताएं कंज्यूमर्स की जो कह रहे हैं कि ईज ऑफ यूज इंपॉर्टेंट है या क्वाइट इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि अगर हम ऊपर सवाल देखें तो ईज ऑफ यूज कहाँ है हमारे पास, ये। तो आपके पास इंपॉर्टेंट कहाँ है लोग? एक हमारे पास ये है, और क्वाइट इंपॉर्टेंट कौन से हैं? ये। तो इन दोनों को लेंगे ना आप, और टोटल कितने हैं वो भी देख लेना है कि 18 + 2 + 10, यहाँ टोटल आएगा।